अब आगे सुनिए इन पर्ल्स। काव्या, क्या वो चिलिंग कोल्ड फिर से फ्लेयर अप हो गई है? जैसे ही आर्यन को काव्या की बॉडी से चिलिंग कोल्ड की ठंडी लहरें बाहर आती हुई महसूस हुई, वो खुद भी ठंड के मारे कांपने लगा। उसने बहुत ही फिक्र और घबराहट के साथ काव्या से पूछा। हाँ, काव्या ने अपने दांतों को कसकर भींचते हुए किसी तरह जवाब दिया। उसका नाजुक और छोटा सा शरीर उस भयंकर ठंड के मारे लगातार कांप रहा था। उसके चेहरे पर साफ साफ दर्द और तड़प का भाव दिख रहा था। मैं अभी जाकर पापा को बुलाता हूँ, आर्यन ने जल्दी से कहा। नहीं, प्लीज मत जाओ। जैसे ही काव्या ने राघव को बुलाने की बात सुनी, उसने तुरंत आगे बढ़कर आर्यन की स्लीव को पकड़ लिया। काव्या के हाथ छूते ही आर्यन की स्लीव पर बर्फ की एक बहुत ही पतली परत जम गई। अंकल को बुलाने का कोई फायदा नहीं होगा, और वैसे भी आज सालों बाद अंकल इतने अच्छे मूड में दिखे हैं। प्लीज उन्हें परेशान मत करो, मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। काव्या के उस सफेद और बेजान पड़ चुके चेहरे को देखकर आर्यन के दिल में एक बहुत ही तेज दर्द उठा। उसने अपने दांतों को पीसा और आखिरकार अपना सिर हाँ में हिला दिया। वह जानता था कि काव्या बिल्कुल सही कह रही थी। अगर वह राघव को बुला भी लाता तो भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। उल्टा राघव की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती और खुशियों भरा माहौल खराब हो जाता। असल में काव्या बचपन से ही इस रहस्यमयी चिलिंग कोल्ड की बीमारी से परेशान थी। एक फिक्स समय बीतने के बाद अचानक से उसके शरीर के अंदर से एक बहुत ही घनी और जहरीली बर्फीली हवा बाहर की तरफ ब्लास्ट होती थी। इस बर्फीले अटैक के असर से उसके शरीर के सारे अंदरूनी हिस्सों में असहनीय दर्द होने लगता था। पिछले 10 सालों में उसने इस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा सफर किया था। यहाँ तक कि राघव भी अपनी जवानी के दिनों में इस बीमारी का कोई सही इलाज नहीं ढूंढ पाए थे। एक बार राघव ने अपनी खुद की प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करके काव्या के शरीर से उस बर्फीली हवा को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो ठंडक इतनी खतरनाक थी कि राघव के अपने शरीर के अंदर घुस गई और उन्हें उस ठंडक को अपनी नसों से साफ करने के लिए पूरे आधे महीने तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा था। इसलिए जब भी काव्या के शरीर में इस बर्फीली बीमारी का दौरा पड़ता था तो राघव, मीरा और आर्यन बिना कुछ किए सिर्फ बेबसी से काव्या को तड़पते हुए देखने के लिए मजबूर होते थे और उनके दिल अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। चलो, मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे कमरे में ले चलता हूँ। जब आर्यन ने देखा कि काव्या दर्द के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही है, तो उसने बिना सोचे समझे तुरंत आगे बढ़कर काव्या को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने उसे कसकर पकड़ा और किसी पागल की तरह दौड़ते हुए काव्या के कमरे की तरफ भागा। हिस्सीस, हिस्सीस। कमरे के अंदर भागते ही आर्यन ने बहुत ही सावधानी से काव्या को उसके बिस्तर पर लिटाया। फिर उसने तुरंत अपनी दोनों बाहों को आपस में तेजी से रगड़ना शुरू किया। काव्या को उठाने की वजह से उसकी दोनों बाहें उस बर्फीली ठंडक से इस कदर सुन्न पड़ चुकी थीं, मानो उनमें हजारों नुकीली सुइयां एक साथ चुभोई जा रही हों। आर्यन, तुम अपने कमरे में वापस चले जाओ, मैं इसे अकेले ही बर्दाश्त कर सकती हूँ। काव्या ने रजाई के अंदर अपने कांपते हुए शरीर को सिकोड़ते हुए बहुत ही धीमी और कमजोर आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसका शरीर और भी तेज कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस बार की ठंडक पिछली बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक थी। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। काव्या ने बड़बड़ाते हुए रजाई के अंदर से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। उसका चेहरा अब एकदम सफेद पड़ चुका था और उसके काले बालों के ऊपर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स जमने लगे थे। यह नजारा देखकर बिस्तर के पास खड़ा आर्यन बुरी तरह घबरा गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो पागलों की तरह कमरे में इधर उधर टहलने लगा। तभी अचानक उसके बढ़ते कदम रुक गए। उसने अपने दांतों को कसकर पीसा, अपने जूते उतारे और बिना सोचे समझे सीधे काव्या के बिस्तर पर चढ़ गया। उसने पीछे से काव्या को उसकी रजाई समेत अपनी मजबूत बाहों में कसकर जकड़ लिया। जो लोग मार्शल आर्ट्स या वज्रदेह की ट्रेनिंग करते हैं, उनके शरीर के अंदर की जीवन ऊर्जा और बॉडी वार्मथ बहुत ही स्ट्रांग होती है। आर्यन को उम्मीद थी कि वह अपनी इस शारीरिक गर्मी का इस्तेमाल करके काव्या के उस जानलेवा दर्द को कम से कम थोड़ा सा तो कम कर ही पाएगा। भले ही वो जानता था कि उसके इस प्रयास से कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला था, लेकिन वो काव्या को इस भयंकर दर्द से अकेले लड़ते हुए नहीं देख सकता था। आर्यन, प्लीज ऐसा मत करो। जैसे ही काव्या को अपनी पीठ पर आर्यन की उस गर्म और मजबूत पकड़ का एहसास हुआ, वो दर्द के मारे लगभग बेहोश होने की हालत में होने के बावजूद अचानक से होश में आ गई। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके शरीर के अंदर की यह बर्फीली ठंडक कितनी ज्यादा खतरनाक थी। जिस ठंडक को खुद अंकल राघव कंट्रोल नहीं कर पाए थे,
उसे आर्यन कैसे बर्दाश्त कर सकता था? आर्यन तो अभी वज्र देह के महज चौथे लेवल पर ही था। चुप रहो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। आर्यन ने अपने जबड़ों को कसते हुए काव्या को और भी ज्यादा मजबूती से जकड़ लिया। भले ही उन दोनों के बीच रजाई की एक मोटी परत थी, लेकिन आर्यन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो किसी सैकड़ों साल पुरानी जमी हुई बर्फीली चट्टान को गले लगा रहा हो। वो हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक किसी नुकीले आरे की तरह आर्यन के शरीर की स्किन को चीरती हुई सीधे उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। कुछ ही मिनटों के अंदर आर्यन का अपना शरीर भी उस ठंडक से थर थर कांपने लगा। उसकी आंखों की भौहों के ऊपर सफेद पाला जमने लगा और उसके दांत आपस में बजने लगे। लेकिन इस असहनीय दर्द के बावजूद आर्यन की पकड़ ढीली होने की बजाय काव्या के शरीर पर और भी ज्यादा मजबूत होती गई। काव्या ने अपने छोटे से सिर को आर्यन के सीने से टिका दिया। उसने अपनी आंखों से आर्यन के उस चेहरे को देखा जो ठंड के मारे नीला पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने होंठों को चबाते हुए उस दर्द को सिर्फ उसके लिए बर्दाश्त कर रहा था। यह नजारा देखते ही काव्या की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे, जो पल भर में ही उसके गालों पर जमकर बर्फ की बूंदें बन गई। उसके दिल की गहराइयों में एक अजीब सी, बेहद मीठी और गर्म अनुभूति का एहसास हुआ। वह जानती थी कि वह सिर्फ एक अनाथ लड़की थी, जिसके माता पिता का कोई अता पता नहीं था, लेकिन इस परिवार ने, आर्यन, आंटी मीरा और अंकल राघव ने उसे हमेशा अपने दिल के सबसे करीब रखा था और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया था। थैंक यू, आर्यन, काव्या ने बहुत ही धीमी आवाज में बुदबुदाया और इसके साथ ही उसकी पलकें भारी होने लगीं और वो धीरे धीरे बेहोशी के गहरे अंधेरे में खो गई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, आर्यन के पूरे शरीर पर बर्फ की चादर और भी गाढ़ी होती जा रही थी। उसका अपना दिमाग भी अब सुन्न पड़ने लगा था और उसकी कॉन्शियसनेस भी उसका साथ छोड़ने ही वाली थी। लेकिन तभी, ठीक उस पल जब आर्यन पूरी तरह से बेहोश होने ही वाला था, अचानक से उसकी छाती के पास से एक बेहद अजीब और रहस्यमयी सक्शन फोर्स पैदा हुई। वह शक्ति इतनी तेज थी कि पल भर के अंदर आर्यन के शरीर में और काव्या के रजाई के अंदर फैली हुई वो सारी जहरीली बर्फीली हवा किसी बवंडर की तरह खींचकर आर्यन की छाती की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो बर्फीली हवा आर्यन के शरीर को छोड़कर बाहर निकली, आर्यन के शरीर पर जमा हुआ वो सारा सफेद पाला एक झटके में पिघल कर गायब हो गया। आर्यन की कॉन्शियसनेस तुरंत वापस लौट आई और उसने लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी आंखें खोल दी। उसे महसूस हुआ कि उसके अंगों में वापस गर्मी लौट आई थी। हैरानी और अविश्वास से भरे चेहरे के साथ आर्यन ने झटके से अपनी कमीज के बटन खोले और अपनी छाती की तरफ देखा। वहां वो रहस्यमयी वो पत्थर का ताबीज रखा हुआ था, जो इस समय हवा में एक बहुत ही हल्की दूधिया सफेद रोशनी चमका रहा था। उसी ताबीज के अंदर से आर्यन को एक बहुत ही सुखद और शांत ठंडक का एहसास हो रहा था। इस पत्थर के ताबीज ने काव्या की उस जानलेवा ठंडक को अपने अंदर सोख लिया। आर्यन ने अपनी आंखें झपकाते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ सोचा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस खतरनाक बीमारी के सामने उसके पिता राघव जैसे कद्दावर मास्टर भी घुटने टेक चुके थे, उसे इस छोटे से ताबीज ने पल भर में सोख कर पूरी तरह से गायब कर दिया था। आर्यन अभी इस चमत्कार को देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी उसके सीने से टिकी काव्या ने एक हल्की सी कराह ली। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और जैसे ही उसने अपने शरीर के अंदर की उस अद्भुत राहत और गर्मी को महसूस किया, उसके मुंह से चौंकते हुए एक आवाज निकली। क्या? वो बर्फीली ठंडक गायब हो गई। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। आर्यन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर उसने धीरे से काव्या को अपनी बाहों से आजाद किया और रजाई को उसके कंधों तक उड़ाते हुए बोला, चलो, जब ये शांत हो ही गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब तुम बिना किसी फिक्र के अच्छे से आराम करो। हाँ, आर्यन। थैंक यू, काव्या ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा। जब उसने आर्यन के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को इतने करीब से देखा तो उसके गोरे गालों पर एक बहुत ही प्यारी हल्की गुलाबी रंगत छा गई। हम एक ही परिवार की तरह साथ बड़े हुए हैं, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आर्यन ने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए बहुत ही मजबूत अंदाज में कहा। जब उसने देखा कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो उसने वहां और ज्यादा रुकना ठीक नहीं समझा। उसने काव्या को बाय बोला और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। जाते हुए आर्यन की उस चौड़ी और मजबूत पीठ को देखकर काव्या के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई। वह बिस्तर पर लेट गई, अपने हाथों पर अपने गालों को टिकाया और अपने सफेद नीलम जैसे पैरों को हवा में धीरे धीरे पीछे की तरफ झुलाने लगी। इस समय उसका पूरा चेहरा बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रहा था।
कमरे से बाहर निकलते ही आर्यन किसी जंगली बिल्ली की फुर्ती से दौड़ता हुआ सीधे अपने कमरे में आया। उसने तुरंत अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया और अपनी छाती के पास से उस पत्थर के ताबीज को बाहर निकाल लिया। कमरे के दिए की पीली रोशनी में आर्यन ने देखा कि ताबीज के बिल्कुल बीचों बीच बनी एक छोटी सी गुप्त दरार में 3 दूधियां सफेद येन पर्ल्स चमक रहे थे। आर्यन ने बहुत ही सावधानी से उन तीनों सफेद मोतियों को उस दरार से बाहर निकाला। जैसे ही वो मोती उसकी हथेली पर लुढ़के, आर्यन को एक ऐसी ठंडक का एहसास हुआ जो सीधे उसकी हड्डियों की गहराई तक पहुंच गई। ये ठंडक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी काव्या के शरीर से निकलती थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क था। ये मोती अब किसी जहरीले सांप की तरह खतरनाक नहीं थे, बल्कि इनकी ठंडक बहुत ही शांत और शुद्ध महसूस हो रही थी। ये मोती पक्का उसी बर्फीली हवा से कंडेंस होकर बने हैं जो इस ताबीज ने काव्या के शरीर से सोखी थी। आर्यन ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बुदबुदाया। इन मोतियों के अंदर मौजूद वो येन एनर्जी अब बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थी। सच तो यह था कि अब कोई भी सामान्य प्रैक्टिशनर इस येन एनर्जी को बिना किसी नुकसान के अपने शरीर के अंदर आसानी से अब्सॉर्ब कर सकता था। भले ही आर्यन अभी अपनी कल्टीवेशन की शुरुआती स्टेज पर था, लेकिन वो कल्टीवेशन की थ्योरी को बहुत अच्छे से समझता था। वज्रदेह के एक्स टू नॉर्थ लेयर को पूरा करने के बाद एक प्रैक्टिशनर जिस असली स्टेज में कदम रखता है उसे अर्थली स्टेज कहा जाता है। इस अर्थली स्टेज पर पहुंचने के बाद कल्टीवेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस विशाल ब्रह्मांड में तैरने वाली येन एनर्जी को अपने शरीर के अंदर खींचना। एक बार जब यह येन एनर्जी कल्टीवेटर के शरीर के अंदर चली जाती है तो यह उसकी प्राण ऊर्जा के साथ मिलकर उसके अटैक की पावर को कई गुना ज्यादा तेज बना देती है। इसके बाद जब कल्टीवेटर अपनी प्रोग्रेस बढ़ाते हुए अगली स्टेज यानी हेवनली स्टेज पर पहुंचता है तो उसे इस ब्रह्मांड से यांग एनर्जी को अपने शरीर में सोखना पड़ता है और आखिरकार जब शरीर के अंदर मौजूद येन और यांग एनर्जी आपस में पूरी तरह से मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है, तब कल्टीवेटर के अंदर एक असली प्राण कोर का जन्म होता है। और इस स्टेज के भी बहुत आगे जाकर कल्टीवेशन की वो सबसे बड़ी स्टेज आती है जिसे पूरी दुनिया निर्वाणा स्टेज के नाम से जानती है। इसीलिए अर्थली और हेवनली स्टेज के दौरान यिन और यांग एनर्जी को कल्टीवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता था। हालांकि इस पूरे ब्रह्मांड में मिलने वाली यिन और यांग एनर्जी के भी कई अलग अलग ग्रेड्स और क्वालिटीज होती हैं। सामान्य लोग आमतौर पर सीधे प्रकृति से ही साधारण दर्जे की यिन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि यह सबसे आसान और मुफ्त तरीका होता है। लेकिन इसका नुकसान यह होता है कि उनका कल्टीवेशन बेस बहुत कमजोर रह जाता है। इसके विपरीत जो बड़े बड़े अमीर घराने होते हैं वे अपने बच्चों के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके दुनिया के कोने कोने से स्पेशल यिन और यांग एनर्जी खोज कर लाते हैं, क्योंकि अर्थली और हेवनली स्टेज के दौरान जितनी हाई क्वालिटी की यिन यांग एनर्जी शरीर में अब्सॉर्ब की जाएगी, बनने वाला प्राण कोर उतना ही शक्तिशाली और मजबूत होगा और भविष्य में उस कल्टीवेटर के निर्वाणा स्टेज तक पहुंचने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। आर्यन ने अपनी हथेली में रखे उन 3 सफेद यिन मोतियों को देखा। हालांकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी हाई लेवल यिन एनर्जी को साक्षात नहीं देखा था, लेकिन उसका अंतर्मन उसे साफ बता रहा था कि इन मोतियों के अंदर मौजूद यिन एनर्जी इस पूरी प्रकृति में मिलने वाली साधारण यिन एनर्जी से मीलों आगे थी। इस यिन एनर्जी की क्वालिटी इतनी शानदार थी कि इसे आसानी से तीसरे ग्रेड या उससे भी ऊपर की कैटेगरी में रखा जा सकता था। और अर्थली स्टेज के प्रैक्टिशनर्स के लिए ये 3 छोटे सफेद मोती किसी ऐसे बेशकीमती खजाने से कम नहीं थे जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योद्धा किसी की जान भी ले सकते थे और अपनी जान की बाजी भी लगा सकते थे।